नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है स्पेशली टेक्निकल हेल्पर के लिए कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से कितने प्रश्न रिपीट किए जा रहे हैं, यानी मोस्ट क्वेश्चन कौन सा है जो बार बार हर परीक्षा में आ रहा है। और आप सभी से हम इसमें सपोर्ट की उम्मीद करते हैं। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये इतने सारे काम आपको हमें इस सपोर्ट के लिए करना होगा। दोस्तों, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में हर मंडे फ्री टेस्ट होता है और प्रैक्टिस टेस्ट भी उपलब्ध है। आप वहाँ से फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। पहला काम कीजिए, जाइए फटाफट एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए, रजिस्टर कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस सीरीज़ में आपका सपोर्ट कैसा रहता है हमें ज़रूर बताइए। आपका आज का स्कोर कितना रहा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, साथ ही मैं आपको पूरी डिटेल से भी बताऊंगा, तो उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए आज के प्रश्नों से शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और इसमें दो तीन चीज़ें आपको मैं और बताऊंगा, एक ही नहीं 4 चीज़ें समझ में आएगी। सुनिएगा सवाल क्या कह रहे हैं। डीसी मोटर का प्रारंभिक प्रतिरोध जनरली कितना होता है। दोस्तों, डीसी मोटर हो या डीसी का जनरेटर हो, आर्मेचर का प्रतिरोध जो होता है वो 1 ओम या इससे भी कम होता है, ध्यान रखिएगा। और मुझे लगता है आप सबको ये क्वेश्चन याद भी था। उत्तर कर दोगे सी, बहुत कम। अब देखो, डीसी मोटर में इसी से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। एक्चुअल में क्या हुआ कि आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत कम है, इसीलिए डीसी मोटर आर्मेचर स्टार्टिंग में हाई करंट लेता है और हमने बाहरी प्रतिरोध को कहाँ जोड़ा, फिर आर्मेचर के सीरीज में, जिसको हमने स्टार्टर नाम दिया हुआ है। दूसरा कारण क्या था, स्टार्टिंग के समय बैक ईएमएफ का मान भी 0 होता है, यानी क्योंकि बैक ईएमएफ भी करंट का अपोज ही करता है, अप्लाइड वोल्टेज का विरोध करता है, तो आर्मेचर की वोल्टेज कम जाती है। यानी ना तो बैक ईएमएफ है और ना ही आर्मेचर खुद अपोज कर सकता है, उसका प्रतिरोध है नहीं, इसलिए डीसी मोटर की स्टार्टिंग धारा उच्च होती है। यानी मेरा सवाल बताने का कारण ये है कि अगर पेपर में आपसे ये पूछ लिया जाए कि डीसी मोटर में हाई स्टार्टिंग करंट का कारण क्या है, तब आपको 2 उत्तर देने हैं। एक, आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत कम यानी 1 ओम या इससे कम, और दूसरा स्टार्टिंग के समय बैक ईएमएफ का मान 0 होना। ये 2 कारण है। क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने इसमें नहीं डाला है, इसलिए मैंने आपको इस प्रश्न को सीधा बताया। अगला सवाल, डीसी मोटर के चालकों के घूमने की दिशा कैसे निर्धारित की जाएगी। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मोटर की कैसे ज्ञात की जाती है, तो मैं आपको मोटर जनरेटर दोनों को ही सजेस्ट करूंगा, याद रखना। मोटर में लेफ्ट हैंड रूल होता है फ्लेमिंग का, और जनरेटर में राइट हैंड रूल होता है। जनरेटर ना हो, मोटर में ही दे दे कि डीसी मोटर के चालकों में घूमने की दिशा की जगह उत्पन्न ईएमएफ की दिशा लिख देता। ध्यान से समझिएगा, मोटर में उत्पन्न ईएमएफ को बैक ईएमएफ बोला जाता है, और बैक ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए भी फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल ही काम में लिया जाता है। ठीक बात, बी उत्तर होगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड यानी बाएं हाथ का नियम। अगला सवाल, किसी डीसी मोटर में एक दिशीय बल आघूर्ण, एक दिशीय बल आघूर्ण का मतलब आप बोल सकते हो यूनिडायरेक्शनल टॉर्क, ठीक है, किसकी सहायता से उत्पादित किया जाता है। तो देखो, ब्रश और कम्यूटेटर दोनों मिलकर के यूनिडायरेक्शनल टॉर्क बनाने का काम करते हैं। डी उत्तर करना है आपको, बोथ ए एंड सी। ब्रश और कम्यूटेटर दोनों मिलकर यूनिडायरेक्शनल टॉर्क देते हैं, और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। टेक्निकल हेल्पर में भी आया था, दिल्ली मेट्रो में भी आ चुका है। अगला सवाल है हमारा, किसी इलेक्ट्रिक मोटर के पोल फेस और आर्मेचर के बीच वायु अंतराल कम से कम क्यों रखा जाता है। दोस्तों, यहाँ देखिए, इसने एक ऑप्शन और नहीं दिया। यदि इंडक्शन मोटर के मामले में क्वेश्चन हो तब आपको मैं एक उत्तर और बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा।
देखो हम सब जानते हैं कि वायु जो होती है इसमें अगर कोई भी फ्लक्स होता है तो वो फ्लक्स हमारे काम नहीं आता और उसे हम बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। अगर लीकेज फ्लक्स की मात्रा अधिक होगी तो मैग्नेटाइजिंग करंट उतना ही अधिक होगा एंड इंडक्शन मोटर के मामले में तो पावर फैक्टर लो होगा। यानी अगर आपसे ये कहें कि डीसी मोटर की तुलना में इंडक्शन मोटर में वायु अंतराल कम क्यों रखा जाता है, तब तो आपको उत्तर देना है कि पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए, ताकि मैग्नेटाइजिंग करंट कम हो और पावर फैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा हो, मतलब अच्छा हो। लेकिन डीसी मोटर के मामले में तो पावर फैक्टर का कोई रोल नहीं है, तो यहाँ होता है कि लीकेज फ्लक्स कम से कम हो ताकि हमें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र यानी मजबूत चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो सके। सी उत्तर सही रहेगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये रिपीट हो सकता है पेपर में, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, डीसी मोटर के घूमने की दिशा कैसे बदली जा सकती है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये रिपीट हो सकता है। ठीक है, देखो डीसी मोटर में दो भाग होते हैं, एक को बोलते हैं आर्मेचर और इसके सिरों का नाम होता है A1 A2। दूसरी होती है फील्ड वाइंडिंग जिसके सिरों का नाम या तो D1 D2 या E1 E2 या F1 F2 होते हैं। फील्ड के 3 नाम होते हैं। प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए D1 D2 किस फील्ड के सिरे है, E1 E2 किस फील्ड के सिरे है और F1 F2 किस फील्ड के सिरे है। अच्छे से याद तो होंगे ना? नहीं है तब भी कमेंट करना, तो मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में कि किसके होते हैं। कोई बात नहीं। अब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, क्योंकि वास्तव में देखो डीसी मोटर के घूमने की दिशा जो होती है ना, उसको थंब यानी अंगूठा बताता है। इसलिए अंगूठे के अलावा दो ऑप्शन और रह गए आपके पास। कौन कौन सा? फर्स्ट फिंगर एंड सेकंड फिंगर। आप उन दोनों में से किसी एक की दिशा बदल दो, घूमने की दिशा बदल जाएगी। यानी या तो आप आर्मेचर का सिरा बदल सकते हैं या फिर आप फील्ड का सिरा बदल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों में से कोई एक ही काम करना होता है। सो दैट हमारा यहाँ उत्तर डी रहेगा कि या तो बी या सी में से किसी एक का सिरा बदलेंगे, मोटर के घूमने की दिशा बदल जाएगी। और मैंने बताया क्यों बदल जाएगी, ऐसा क्या होता है, तो इस पर भी मैंने सवाल दिया हुआ है। अगला सवाल, डीसी मोटर का बैक ईएमएफ क्या करता है? कई सारी चीज़ें हैं, इसमें 3 उत्तर ध्यान रखना। एक, सबसे पहला, बैक ईएमएफ गवर्नर की तरह काम करता है। गवर्नर बोलते हैं नियंत्रक को, जो चीज़ों को कंट्रोल करता हो, लेकिन कंट्रोलर नहीं बोलते, ध्यान रखना। दूसरा, यह हमेशा सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है। और तीसरा, यही है वो जो एनर्जी कंजर्वेशन में, यानी मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बना रही है, बैक ईएमएफ के कारण ही बना रही है। अगर बैक ईएमएफ नहीं हो तो यांत्रिक ऊर्जा पैदा ही नहीं होगी। तो यह ऊर्जा रूपांतरण में सहायता प्रदान करता है। आपको ये ऑप्शन इसका लिखना है। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ गवर्नर का कार्य करता है। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है। डीसी मोटर का बैक ईएमएफ ऊर्जा रूपांतरण में मदद करता है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। प्लीज़ चीज़ें पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसा लग रहा है। सबके कमेंट पढ़ूंगा मैं। अगला सवाल, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ की अवधारणा किस पर आधारित है? लेंज के नियम पर डिपेंडेड है। क्योंकि लेंज ने क्या कहा था? प्रेरित ईएमएफ सदैव उस धारा का विरोध करता है जिसके कारण वो उत्पन्न होता है। तो हमारे प्रेरित ईएमएफ के डायरेक्शन हमेशा अप्लाइड वोल्टेज के, आरोपित वोल्टेज के विपरीत दिशा में होती है, उल्टी दिशा में होती है। अगला सवाल हमारा, यदि किसी डीसी मोटर का बैक ईएमएफ अचानक समाप्त हो जाए तो क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, मैंने बताया था आपको, हम सब जानते हैं कि आर्मेचर का प्रतिरोध तो बहुत कम है और स्टार्टर जो है वो हमने बाद में हटा दिया था, स्टार्टर है नहीं। अब आर्मेचर की तरफ जाने वाली वोल्टेज को कौन कंट्रोल कर रहा है? बैक ईएमएफ ही कंट्रोल कर रहा है। अगर बैक ईएमएफ 0 हो गया तो आर्मेचर को पूरी सप्लाई के बराबर वोल्टेज मिलेगी। उसका प्रतिरोध बहुत कम है, उसमें इतनी ज़्यादा धारा चलेगी कि आर्मेचर जल सकता है। यानी अगर चलते कंडीशन में बैक ईएमएफ 0 हो गया तो आर्मेचर जल जाएगा। अगर बैक ईएमएफ और सप्लाई वोल्टेज बराबर हो जाते हैं तो मोटर रुक जाएगी, ये ध्यान रखना, क्योंकि तब आर्मेचर को कोई परिणामी वोल्टेज नहीं मिलेगा।
ठीक है, इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल से एक क्लास दी हुई है, आप हो सके तो उस क्लास को देखें, ज़्यादा समझ पाएंगे। अगला सवाल, डीसी मोटर का टॉर्क किसके सीधे समानुपाती है? तो डीसी मोटर का टॉर्क जो है वो आर्मेचर करंट और फील्ड फ्लक्स के सीधे समानुपाती होता है। ठीक है, सी उत्तर हो जाएगा। फील्ड का फ्लक्स और आर्मेचर की करंट, इन दोनों के वो समानुपाती होता है। अगला सवाल, फील्ड का फ्लक्स कम हो जाने से डीसी मोटर की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? डीसी मोटर की गति फील्ड फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती और बैक ईएमएफ के समानुपाती होती है। यानी फ्लक्स कम होगा तो मोटर की गति इंक्रीज होगी, यानी गति बढ़ेगी। अगला सवाल, डीसी मोटर की आर्मेचर के द्वारा विकसित यांत्रिक शक्ति किसके बराबर होती है? आर्मेचर में उत्पन्न शक्ति ईबी इंटू आईए के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? ईबी इंटू आईए, यानी आर्मेचर करंट इंटू बैक ईएमएफ। इन दोनों से मल्टीप्लाई करने से जो भी आता है वो पावर जनरेटेड मैकेनिकल कहलाती है, उत्पन्न शक्ति। इसमें से यांत्रिक हानियाँ माइनस कर देते हैं, वो फिर आउटपुट यांत्रिक शक्ति कहलाती है, आउटपुट मैकेनिकल पावर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11वां प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा इसे। अगला सवाल, 12वां भी ठीक है। डीसी मोटर द्वारा उत्पन्न यांत्रिक शक्ति अधिकतम कब होती है? जब बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज का आधा हो, यानी ईबी बराबर V/2 हो। दोस्तों यहाँ से न्यूमेरिकल भी आ सकता है, कोई अंक की क्वेश्चन भी आ सकता है। कुल 6 तरीके के प्रश्न आपको इसमें से पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल, डीसी सीरीज मोटर को बिना भार के कभी नहीं चलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना भार के इसकी गति अनंत हो सकती है, और जब गति बहुत अधिक होगी तो आर्मेचर पर अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जिससे निकल आर्मेचर मोटर से निकलकर बाहर आ जाएगा और पूरे सिस्टम को तोड़ देगा। अगला क्वेश्चन, खिंचाव कार्य कर्षण कार्य को इंग्लिश में ट्रैक्शन जॉब बोलते हैं। तो यूजेज की अगर मैं बात करूं तो ट्रैक्शन कार्य के लिए ये खिंचाव कार्य की श्रेणी में आता है, और इसके लिए हाई स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है। हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए जिस मोटर का यूज करते हैं उस मोटर का नाम है सीरीज मोटर। ठीक है, बी उत्तर आपका सही होगा। सीरीज मोटर का उपयोग पूरे चांस है कि सवाल पूछ सकता है। अगला सवाल, किस मोटर की गति शून्य भार पर उच्चतम होगी? तो ये तो अभी करके आए हम, सीरीज मोटर की गति होगी, क्योंकि सीरीज मोटर की गति भार के व्युत्क्रमानुपाती है। भार 0 है, गति इसकी अनंत हो सकती है। अगला सवाल, डीसी शंट मोटर की टॉर्क और आर्मेचर करंट की विशेषता वक्र कैसा बनता है? डीसी शंट मोटर को स्थिर फ्लक्स वाली मोटर मानते हैं, इसलिए मोटर को नियत गति वाली मोटर भी मानते हैं। मोटर का टॉर्क केवल आर्मेचर करंट के समानुपाती होता है, इसलिए ये हमेशा एक सीधी रेखा में होता है। इस ग्राफ को बोलते हैं लीनियर, यूनिफॉर्म स्केल या फिर रैखिक, यानी ऐसे बढ़ता है बिल्कुल सीधा। जिस अनुपात में आपका आर्मेचर का करंट बढ़ता है उसी अनुपात में शंट मोटर का टॉर्क भी बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, यदि कोई डीसी शंट मोटर हल्के लोड पर चल रही है और इसकी फील्ड वाइंडिंग अचानक खुल जाए, ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ 2-3 शर्त होनी चाहिए। या तो मोटर हल्के लोड पर चल रही है या मोटर नो लोड पर चल रही है, उस दौरान क्या होगा, और अगर मोटर फुल लोड पर चल रही है उस दौरान क्या होगा। 3 उत्तर ध्यान रखना, 2 बहुत है मान लीजिए। और अगर स्टार्टिंग की बात की जाए तो क्या होगा, वैसे चलो 3 उत्तर हो गए। देखो, अगर स्टार्टिंग में ही फील्ड ओपन थी ना, तब तो मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी, क्योंकि फ्लक्स ही नहीं बनेगा तो आर्मेचर घूमेगा कैसे। लेकिन हल्के भार पर चल रही हो या नो लोड पर चल रही हो और उस समय अगर वाइंडिंग खुल जाए ना, तो मोटर की गति बहुत अधिक हो जाएगी, इनफाइनाइट स्पीड तक जाएगी। वही आर्मेचर पर अपकेंद्रीय बल लगेगा और आर्मेचर बाहर आ जाएगा। अगर ये सिचुएशन फुल लोड पर होती है तो फिर ध्यान रखना मोटर रुक जाएगी, क्योंकि आर्मेचर चलेगा तो लोड को टॉर्क मिलता है ना, बिना फ्लक्स के टॉर्क नहीं मिलेगा। फ्लक्स 0 तो टॉर्क 0, तो फिर आर्मेचर रुक जाएगा और आर्मेचर तुरंत जल जाएगा उस समय। 3 क्वेश्चन हो गए, मुझे लगता है बहुत अच्छे से चीज़ें कंप्लीट क्लियर हो रही है अपनी। डीसी शंट मोटर का उपयोग पूछा है। मशीन टूल में सबसे ज़्यादा डीसी शंट मोटर का ही उपयोग होता है। ठीक है, देखो क्रेन में
विद्युतीय कनेक्शन नहीं है, ये विद्युतीय कर्षण लिखा हुआ है ये मेरा। तो इन दोनों में सीरीज मोटर होती है। एलिवेटर में क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर का उपयोग माना जाता है। राइट, अभी आपका डी उत्तर सही रहेगा। मशीन टूल परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं? तो ये तो बहुत ही अच्छा है। थायरिस्टर बोलते हैं, और थायरिस्टर का ऑप्शन नहीं आए तो SCR आ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। और इस पर मैंने एक ब्लॉक डायग्राम आपको दिया हुआ है, हो सके तो आप उसे देखें, ज़्यादा समझ पाएंगे। यानी थायरिस्टर या SCR डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, बार बार आ रहे हैं। गति नियंत्रण की वार्ड लियोनार्ड विधि क्या है? सबसे पहली बात दोस्तों, सबसे उत्तम विधि मानते हैं। इसकी ये बेनिफिट होता है, यह विशेषता होती है कि 0 से अधिकतम गति दोनों दिशाओं में आप ले सकते हो, लेकिन जनरली ये आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल विधि माना जाता है, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, जनरेटर के द्वारा जनरेटेड EMF को ही कंट्रोल करते हैं, और जनरेटर के द्वारा पैदा हुआ वोल्टेज सीधा सीधा क्या करते हैं, मोटर को देते हैं। यानी मोटर की गति को कैसे वेरी करते हैं, उसको मिलने वाली वोल्टेज के आधार पर, सो दैट मोटर का कंट्रोल जो है गति का, वो उसकी आर्मेचर वोल्टेज से ही हुआ है। सी उत्तर सही हो जाएगा अपना यहाँ पर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से हॉपकिंसन टेस्ट के लिए वैकल्पिक शब्द नहीं है, यानी हॉपकिंसन टेस्ट के अन्य कौन सा नाम नहीं है? तो देखो दोस्तों, है क्या एक्चुअल में, देखो ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है पेपर में। एक ही टेस्ट है जिसके 4 नाम हैं, हम इसको हॉपकिंसन टेस्ट भी बोलते हैं, हीट रन टेस्ट भी बोला जाता है, बैक टू बैक टेस्ट भी बोला जाता है, रीजनरेटिव टेस्ट भी बोला जाता है। ब्रेक टेस्ट नहीं बोलते भाई, ब्रेक टेस्ट एक अलग विधि होती है जो सीरीज मोटर पर अप्लाई करते हैं। हीट रन टेस्ट यानी इसमें यह देखा जाता है कि तापमान वृद्धि कितनी हुई, ताप वृद्धि के आधार पर, कम्यूटेशन के आधार पर मोटर की दक्षता निकालते हैं। बैक टू बैक इसलिए बोलते हैं कि 2 आइडेंटिकल मशीन होती है, बैक टू बैक एक दूसरे को सप्लाई देती है। डी उत्तर आएगा। इसका ब्रेक टेस्ट जो है वो दूसरा नाम नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन, 220 वोल्ट डीसी मोटर में शंट फील्ड का प्रतिरोध 440 ओम है, लोड करंट को 10 एम्पीयर मिलती है, आर्मेचर धारा का मान बताइए। देखो, शंट मोटर में आर्मेचर करंट, लोड करंट और शंट फील्ड करंट का अंतर होता है। लोड करंट 10 एम्पीयर है, उसमें से शंट फील्ड करंट घटा दीजिए। शंट फील्ड करंट का फॉर्मूला होता है V/RSH। वोल्टेज देखो 220 वोल्ट है और रेजिस्टेंस 440, ठीक है। आप करंट की वैल्यू निकालेंगे तो 0.5 आएगा। 10 में से जब 0.5 माइनस करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 9.5 एम्पियर। बी उत्तर सही कर देना, बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा। अगला सवाल देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है और मैंने कई बार दिया है आपको पहले भी, कि डीसी मशीन में डमी कुंडलियाँ क्यों प्रयोग की जाती है। देखो दोस्तों, आर्मेचर में कुछ स्लॉट खाली रह जाते हैं जब वाइंडिंग अनबैलेंस होती है तब, और इन खाली स्लॉटों को डमी स्लॉट बोला जाता है। तो इन स्लॉटों में क्या करते हैं कि वज़न बैलेंस करने के लिए, वज़न पूरा रहे आर्मेचर का, ताकि वो एक समान मतलब यूनिफॉर्म घूम सके, इसके लिए स्लॉटों में कॉइल डालते हैं, उसको बोलते हैं डमी कॉइल। और इसका उद्देश्य होता है आर्मेचर को यांत्रिक रूप से संतुलित बनाए रखना। अगला सवाल, किस पहलू को न्यूनतम रखने के लिए आर्मेचर कोर को लेमिनेट करते हैं। तो एडी करंट हानि कम करने के लिए आर्मेचर लेमिनेट किया जाता है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच कौन सी इंसुलेटिंग सामग्री है, तो अब्रक होता है, ये भी आप सभी जानते हैं। तो बस दोस्तों, ये थे डीसी मोटर के 25 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। आपका स्कोर इस टेस्ट में कितना रहा यूँ समझ लीजिए, बताइएगा ज़रूर। सीरीज़ पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए और वीडियो दोस्तों को शेयर, प्लीज़ आप इसे शेयर कीजिए जितना कर सकते हैं यार, लोगों तक कंटेंट पहुंचाइए, बच्चों तक पहुंचेगा तो वो चीज़ों को पढ़ेंगे।